सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, तरंग प्रकाशिकी के ऊपर, है ना। क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ पर लिखा नहीं है। अध्याय नंबर 10 है और इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, हिंदी मीडियम में होगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हो, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन होना है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर ही, कि किस तरीके से टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है, किस तरीके से चैनल को ओपन करना है, वो सारी चीज़ है ना। नोट्स बिल्कुल फ्री हैं और हैंड रिटन भी है ना। वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा चल क्या रहा था पहले से। देखो, मैंने आपको जब इस यूनिट स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बता दिया था कि इसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मीन्स प्रकाश। प्रकाश किसी लड़के का नाम नहीं है ना। हो भी सकता है, आप में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रकाशिकी का मतलब है यहाँ पर उस प्रकाश से जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे उजाला, रोशनी, है ना। मैं उसी प्रकाश की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति का नाम तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिन्हें न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन, ये वही व्यक्ति हैं जिनके सर पर सेब गिरा था। जैसे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे आराम से, और इनके सर पर सेब गिरा, तभी इनके मन में आइडिया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। सेब ऊपर भी गिर सकता था, दाएं भी जा सकता था, बाएं भी जा सकता, लेकिन क्यों नहीं गया। कोई चीज़ आती है तो वो नीचे ही क्यों आती है, वो ऊपर नीचे नीचे ही क्यों आती है। दाएं बाएं चली जाए, उत्तर दक्षिण चली जाए, वो नीचे ही क्यों आती है। इनका दिमाग सटक गया, क्यों आती है। बहुत सारी खोज की, बहुत सारी रिसर्च की। उसके बाद इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसके अलावा इन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो ये अपने समय के आइंस्टाइन थे, यानी ये अपने समय के किंग थे, किसी से कंपैरिजन नहीं। ये अपने समय के न्यूटन थे, बाबा थे बाबा। इनके आगे कोई और वैज्ञानिक टिक नहीं सकता था, ये वो न्यूटन थे। अब इनके मन में लगी चुल, इन्हें लगा कि अब हमें अध्ययन करना चाहिए प्रकाश के ऊपर। ये प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश होती क्या है। ये इनकी किरण प्रकृति, सॉरी, कड़ी प्रकृति होती है या तरंगी प्रकृति होती है। कड़ी या तरंगी, है ना। मैक्सिमम चीज़ों को हम देखेंगे वो कड़ी प्रकृति के होंगे या तरंगी प्रकृति के होंगे। जैसे साउंड है, साउंड यानी आवाज़। तो आवाज़ किसकी तरह बिहेव करती है, वो एक तरंग की भांति बिहेव करती है। और आवाज़ जो है एक तरंग के रूप में चलती है। तरंग कुछ इस तरीके से चलती है, ऐसे 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 होके गति करती है ना। आगे की ओर नहीं जा रही है, मतलब एक कण है, ये ऊपर होगा नीचे होगा, एक तरीके से वाइब्रेट होती है। क्या होती है, वाइब्रेट। सभी कण कैसे होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, है ना। इसको मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, देखते चलो, है ना। तो उनके मन में आया आइडिया, मतलब उनके मन में लगी ऐसी कि प्रकाश किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च करके बताया कि जो प्रकाश है वो कण की भांति प्रवाह करता है। उसकी जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति है। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जो प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसकी जो प्रकृति है वो तरंगी है। अब हो गया मन में कन्फ्यूजन कि प्रकाश की प्रकृति है क्या, आखिर कणीय प्रकृति है या तरंगी प्रकृति है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा रिसर्च वगैरह की, है ना। और उसके बाद पता चला कि जो प्रकाश है उसका नेचर है डुअल। जैसे आपके फ़ोन में नहीं आती सिम, डुअल सिम, है ना, दो दो सिम डाल लो, है ना। वैसे ही इसका नेचर है डुअल, यानी ये कण की भांति भी व्यवहार करता है, तरंग की भी भांति व्यवहार कर सकता है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, धीरे धीरे पढ़ो, सबको समझ में आएगा कि कण की भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। ये कड़ी प्रकृति क्या होती है, ये तरंगी प्रकृति क्या होती है। आज तक जिन चीज़ों के नाम नहीं सुने थे उन चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। ये मत सोचना कि ये एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि पहले दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो निकालना है, फिर जो ज्ञान है उसको दिमाग के अंदर बैठाना है, तो उसमें समय लगेगा काफ़ी। और इस चैप्टर की अच्छी तरीके से फीलिंग लेनी है हमें कि वास्तविकता में ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है ना। अदर से भी रिसर्च कर सकते हो। ये चैप्टर तो मान लीजिए आपको एक वैज्ञानिक बना देगा, एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा, है ना, इसके ऊपर अध्ययन करोगे तो बेसिकली अभी तक मैं आपको यही बता चुका था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दो तरीके की होती है, कड़ी प्रकृति भी होती है, तरंगी प्रकृति भी होती है। और प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, सब कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीज़ें तो इनमें से, और जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, आज की जो क्लास है वो बेसिक सी क्लास होने वाली है
है ना। इसके अंदर कुछ है भी नहीं पढ़ेंगे, हम बस यही देखने वाले हैं कौन वैज्ञानिक आया, कौन क्या कह के गया, उनकी बातों को सुनना है। एक काम से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, ऐसा काम नहीं करना। थोड़ा बहुत याद रखना, ज़्यादा एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस कम से कम पता तो चले कि ये वैज्ञानिक कहना क्या चाहते थे, इनकी जो बुद्धि है किस तरीके से कार्य करती थी, है ना। उसी को हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन से, है ना। अब इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे, अपने समय के बाबा थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले जो सन 1600 आई थिंक 75 की बात है, हाँ 1675 के आसपास की बात है। तो 1675 में इन्होंने अपना कण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कण का सिद्धांत, काफ़ी रिसर्च करने के बाद। और इस कण का सिद्धांत नाम से पता चलता है कण का, यानी प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कड़ी होती है। भैया मैंने काफ़ी रिसर्च की है और उसके बाद बता रहा हूँ कि जो प्रकाश की प्रकृति है कड़ी होती है। ये न्यूटन बाबा का कहना था। जो प्रकाश का कोई स्रोत है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, जैसे सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, आपकी बैटरी प्रकाश उत्पन्न करती है, कोई भी प्रकाश का स्रोत है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, वो अपने आसपास हल्के, है ना, बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कण उत्पन्न करता है जो सरल रेखी मार्ग में गति करते हैं। जैसे हम कहते हैं हाँ भैया ये प्रकाश है, ये लाइट है ना। और यही है जो आपकी आंखों पर पड़ते हैं और आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ये किसका कहना था? ये कहना था न्यूटन बाबा का। इन्होंने बताया ये जो कण होते हैं, ये कण जिस वेग से गति करते हैं वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। हालांकि इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था, इन्होंने कहा था ये कण जो है प्रकाश के वेग से गति करते हैं, है ना। प्रकाश का वेग तो आपको पता ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना चलने की क्षमता रखता है प्रकाश। ओके, तो ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं। ये न्यूटन बाबा ने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद बताया कि भैया प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है, वो कण की तरह व्यवहार करता है, ना कि तरंग वरंग की तरह, है ना। तो हमने बोल दिया। अब उस समय ऐसा नहीं है कि और कोई वैज्ञानिक नहीं हो जिसका मानना हो कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय हो, लेकिन अपने समय के न्यूटन बाबा थे और इनके आगे कोई और चल सके ऐसा था ही नहीं। ये अपने समय के पीएम थे, और कोई वैज्ञानिक होगा सरपंच वरपंच, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, है ना। लेकिन ये अपने समय के न्यूटन अपने समय के बाबा थे। तो 1675 में इन्होंने जो नियम दिया था कि प्रकाश का कण का सिद्धांत होता है, तो सब लोग उसी को मानने लगे। भैया इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है, इनके सर पर सेब गिरा, तो इन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। इन्होंने वेग के नियम दिए, गति के समीकरण, है ना, v = u+at, है ना। भैया अपने समय के किंग हुआ करते थे बाबा अपने समय के। जब भी मैं बाबा कहूँ ना तो उसकी वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सन 1675 की बात है। उसके करीब 2 साल बाद सन 1678 में ये हाइगेन ये लगे हुए थे। नहीं, प्रकाश की प्रकृति कड़ी हो ही नहीं सकती, प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है, प्रकाश की प्रकृति तरंगी होती है। और इसे सिद्ध करने के लिए ये भी अब मैदान में उतरने लगे थे, है ना। तो पहले हम न्यूटन बाबा की बात करें। न्यूटन बाबा ने बताया था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कड़ी होती है, प्रकाश सरल रेखीय मार्ग में गति करता है, ये उन्होंने हमें बताया था। उन्होंने बताया था कि जब प्रकाश इस तरीके से कड़ी रूप में गति करता है तो उससे उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, पहले पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आप देख कर आना, है ना। अपवर्तन, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। परावर्तन, अपवर्तन, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ घटनाएं होती हैं। व्यतिकरण, है ना, विवर्तन, ध्रुवण, जिसे प्रकाश की इस कड़ी प्रकृति से समझना मुश्किल था। और न्यूटन बाबा समझाने में इसको असफल रहे, मतलब वो नहीं बता पा रहे थे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन उन्होंने इतना कुछ बता दिया था तो लोग मानने लगे। लोग क्यों मानने लगे? क्योंकि मैंने क्या बताया था, न्यूटन अपने समय के बाबा थे, बाबा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर बहुत सारी चीज़ें रही थी जो कि इनके सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। फिर हाइगेन ने की खूब रिसर्च, और उसके बाद इन्होंने इतने तथ्य रखे कि लोगों को लगने लगा हाँ भैया ये झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे, इनकी बातों में दम तो है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंगीय होती है। कैसी होती है प्रकाश की प्रकृति? तरंगी होती है। और प्रकाश एक मैकेनिकल वेव है, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रकाश की तरंग है पहले बताया था मैंने आपको, याद होगा तो, है ना। 2 तरीके की होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें।
विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें जो होती है, मैकेनिकल वेव जो होती है, इनको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। मीडियम जैसे कि हो गया वायु इसमें, या फिर जैसे कि हो गया जल, ये एक माध्यम है ना। ये सारे क्या है, माध्यम है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर कोई माध्यम ही ना हो, जैसे निर्वात। निर्वात क्या होता है, निर्वात जैसे कि जो धरती से बाहर की चीज़ है, वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है ना, वहाँ पर वायु है, वहाँ पर ना जल है, तो वो निर्वात हो गया, जहाँ पर इनमें से कुछ नहीं है। तो ऐसे माध्यम में ये प्रकाश की किरण, ये चीज़ें नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, ध्वनि। ध्वनि किस रूप में गति करती है? ध्वनि एक तरंगी प्रकृति की होती है। ध्वनि की प्रकृति तरंगी होती है, तरंग की तरह व्यवहार करती है वो, है ना। तो ध्वनि कौन सी वेव होती है? ये होती है यांत्रिक तरंगे। ध्वनि की तरंगें कौन सी होती हैं? यांत्रिक तरंगे। और मैंने अभी आपको क्या बताया, यांत्रिक तरंगें जो होती हैं वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। ये उनकी क्षमता नहीं होती कि वो निर्वात में चल सके। निर्वात यहाँ जहाँ पर माध्यम ना हो, जहाँ पर वायु जल जैसा कोई माध्यम ना हो, है ना। कुल मिलाकर कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, ये बात है। तो अब जैसे धरती है अपनी, ये गोल गोल अंडा है ना, मास्टर का डंडा, ये अपनी धरती है। मैं धरती से बाहर आ गया, इधर बाहर। अब बोलोगे यार बाहर आ गया तो बाहर तो कोई माध्यम है ही नहीं, है ना, बाहर तो कोई माध्यम ही नहीं है, हवा ववा तो है नहीं। तो चूंकि बाहर माध्यम नहीं है, बाहर तो निर्वात है। और आपने कहा कि निर्वात में जो मैकेनिकल वेव है वो गति नहीं कर सकती। और आपने ये भी कहा कि ध्वनि यानी कि जो आवाज़ होती है, जो हम बोलते हैं, वो एक तरंग होती है, तरंग की भांति व्यवहार करती है। तो फिर वो भी तो यहाँ पर गति नहीं कर पाएगी ना, वो यहाँ पर गति नहीं कर पाएगी। तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आप धरती से बाहर निकल के कुछ भी बोलोगे तो आपके पास में खड़े व्यक्ति को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, उसको कुछ भी नहीं, उसे लगेगा कि आप जो हो गूंगे हो, आप बोल ही नहीं सकते, बड़बड़ कर रहे हो, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। और आपकी भी फीलिंग्स सेम वैसी ही होगी, है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आप बोल रहे हो वो गति ही नहीं कर पा रहा, है ना। तो निर्वात में ऐसा नहीं होता। जबकि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये तरंगें जो होती हैं ये निर्वात में भी गति कर सकती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। इनको वैद्युत चुंबकीय तरंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, उसके लंबा इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अब जो भी मैंने बोला ये आपके 6 फुट ऊपर से जा रहा होगा, इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। आपके टॉपिक की चीज़ नहीं है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना हमें यहाँ पर, बस मैंने बता दिया, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था इसीलिए बता दिया, है ना। तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता था कि जो प्रकाश होती है एक मैकेनिकल वेव होती है, एक, है ना, मैकेनिकल। 1678 में उन्होंने ये नियम दिया था। अब इनके ऊपर सवाल उठा कि भैया अगर वो एक मैकेनिकल वेव होती है, उसकी प्रकृति अगर इस तरीके की होती है, तो भैया मैकेनिकल वेव तो अंतरिक्ष में, है ना, जहाँ पर निर्वात होता है वहाँ पर गति ही नहीं कर सकती। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपने सूर्य देवता है और ये अपनी धरती माता है, और हम इन धरती माता के अंदर रह रहे हैं, है ना। चूंकि हम धरती पर रह रहे हैं तो सूर्य से जो प्रकाश आता है, 2 मिनट को, तो जो सूर्य से प्रकाश आता है, हाँ, इस तरीके से वो धरती पर कैसे आ जा सकता है। कायदे की बात तो ये है कि यहाँ पर सूरज और धरती के बीच में तो बिल्कुल निर्वात है, यहाँ पर तो कोई माध्यम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल निर्वात है। तो फिर यहाँ पर प्रकाश कैसे गति कर रहा है? मैकेनिकल वेव नहीं कर सकती ना। तो इन्होंने बताया कि इन किरणों को चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक माध्यम होता है जिसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर, तीतर नहीं, ईथर, ईथर, ईथर। तो ये जो ईथर होता है ये माध्यम हर जगह व्याप्त है, हर जगह, यानी वायु में भी ये माध्यम व्याप्त है, ये जल में भी माध्यम व्याप्त है, और ये निर्वात में भी व्याप्त है। निर्वात कहते हैं ना धरती से बाहर, ये वहां पर भी व्याप्त है। और इस माध्यम में जो प्रकाश है वो गति कर सकता है, तो ये वहां पर भी गति कर पाएगा, वायु में भी गति कर पाएगा, जल में भी गति कर पाएगा, क्योंकि जब हर जगह ही ईथर है तो ईथर में तो प्रकाश गति कर सकता है। तो ये उनका कहना था, है ना। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई, लेकिन आज तक ऐसा माध्यम मिला ही नहीं है ईथर नाम का कि इस तरीके की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती हो, है ना। लेकिन इन्होंने और भी चीज़ें उनके बारे में एक्सप्लेन की कि वो इस तरीके से वेव के फॉर्म में गति करता है, वेव इस तरीके से चलती है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, या आपने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा होगा। तो वेव कुछ इस तरीके से चलती है ऐसे। इनको सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है कैसे नहीं, बस सुनते जाइए अभी तो,
है ना। बस मैं जस्ट वो दे रहा हूँ, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ आपके पेज में घुसने लगेगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, वेव की तरह गति करता है, और फिर उन्होंने अपने इस वेव के फॉर्मेट से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन को समझा दिया। जी हाँ, परावर्तन को एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। उन्होंने अपवर्तन को तक एक्सप्लेन कर दिया कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। फिर अब व्यतिकरण की घटना, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि इस तरीके से होती है, इनके किससे, तरंगीय सिद्धांत थे। कैसे एक्सप्लेन की, पॉसिबल होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे, है ना। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना, व्यतिकरण तो पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा कि व्यतिकरण क्या होता है, किस तरीके से कंप्लीट हुआ था, है ना। परावर्तन अपवर्तन को पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कड़ी प्रकृति में, है ना। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तरंगी प्रकृति से भी सिद्ध हो जा सकता है, जैसे हाइगेन ने किया था, है ना। तो इन्होंने व्यतिकरण को समझा दिया, विवर्तन को, ध्रुवण को समझा दिया, इन सारी चीज़ों को इनको समझा दिया इन्होंने अपने तरंगी सिद्धांत से, जो कि न्यूटन बाबा का कड़ीय सिद्धांत भी नहीं कर पाया था। तो अब इनको झुठलाना संभव नहीं था कि भैया मतलब इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी क्या है, न्यूटन बाबा अपने समय के, मैंने कहा ना बाबा थे, इन्होंने वेग समीकरण और पता नहीं क्या क्या बताया था। तो ठीक है, फिर भी आइगन ने जो सिद्धांत दिए थे वो खूब हो गए। 2 साल बाद इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, मेहनत रंग भी लाई उनकी। ओके, तो अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये तरंग क्या होती है ना। तरंग क्या होती है, वेव फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, वेव हमेशा इस तरीके से गति करती है, ऐसे ऐसे। आपको लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये ऐसे जा रही है, आगे जा रही है, ऐसे। जैसे ये कण है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, कि कण है ये ऐसे 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 जा रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो, इस तरीके से कण होते हैं, है ना। तो ये कण नीचे जा रहा है, ये कण ऊपर जा रहा है, ये कण ऊपर जा रहा है, ये कण और 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 ऊपर जा रहा है, इस तरीके से चलता है ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। समझ में आ जाए तो ठीक है। ये कण थोड़ा सा ऊपर गया, ये कण थोड़ा और ऊपर गया, ये कण थोड़ा सा और ऊपर गया, ये थोड़ा सा और ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, ये नीचे की ओर गया, ये नीचे की ओर गया। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे देखते चलो, ऐसे। अब मैं ऊपर ऊपर वाली लाइन को इधर मिला देता हूँ कि प्रकाश कण यहाँ पर गया, यहाँ पर पहुँचा था, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर नीचे पहुँचा, फिर और नीचे पहुँचा, फिर और नीचे पहुँचा, फिर और नीचे पहुँचा, फिर और नीचे पहुँचा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो प्रकाश किस तरीके से गति कर रहा था, ऐसे। इसको कहते हैं तरंग। अब ये जो कण है, ये आगे नहीं जा रहे, ये अपनी ही जगह पर ऐसे हो रहे हैं। ये कण है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर, और इस वाला कण है, ये और ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, ये और नीचे जा रहा है ना। तो इस तरीके से होती है प्रकाश, जो तरंग होती है वो इस तरीके से होती है। उसमें जो एक कण रहता है ना, बहुत सारे कण रहते हैं, तो एक कण है ना, वो ऊपर होगा, नीचे होगा, फिर ऊपर होगा, नीचे होगा। यानी मैंने पहले ही बताया था क्या होती है, वाइब्रेशन। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना। क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पानी में आप इस तरीके से बूंद गिरती है, तो वहां पर क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। तो देखो, उसके अंदर भी उसमें भी इस तरीके से वेव फ्रंट बन जाती हैं, तरंगाग्र बन जाते हैं, है ना, इस तरीके से। इनको वेव फ्रंट कहते हैं। ये इस तरीके से बनने लगते हैं, है ना। देखो यहाँ पर बन रहे हैं ये। तो ये क्या है, जो जहां पर से ये उत्पन्न हो रहा है ना, जो स्रोत है इन तरंगों को उत्पन्न करने का, ये, है ना। इससे निश्चित दूरी पर, इससे इससे निश्चित दूरी पर ऐसे, यहाँ पर, फिर ये निश्चित दूरी पर ऐसे, है ना। थोड़ा सा मैं साइज बढ़ाऊंगा और आपको बेटर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये जो स्रोत है, इस स्रोत से एक निश्चित दूरी पर ऐसे ये उत्पन्न हो गई है ना। अब ये क्या है, ऊपर उठी हुई है। इसके बाद वाली कैसी है, तरंगाग्र, मतलब वेव फ्रंट, ये नीचे झुकी हुई है। इसके बाद वाली ये ऊपर उठी हुई है ना। और उसके बाद वाली नीचे झुकी हुई होगी, ये, है ना।
तो एक कैसी है, ऊपर उठी हुई। अब इसी डायग्राम को मैं 2D में बना रहा हूँ। एक क्या है, ऊपर उठी हुई है ऐसे, फिर उसके बाद दूसरी नीचे झुकी हुई है ना। जैसे ये ऊपर उठी हुई है ना, निश्चित दूरी पर इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से। उसके बाद ये जो है नीचे है ना, अच्छे तरीके से डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे झुकी हुई है ऐसे, है ना। फिर उसके बाद वाली इस तरीके से ऊपर उठी हुई है, उसके बाद वाली नीचे। अब ये जो है ये गति नहीं कर रही है, आगे नहीं जा रही है। आपको लग रहा होगा कि ये भैया आगे जा रही है, ये आगे नहीं जा रही, ये आगे नहीं जा रही। ये जो है ये वाला जो है ना, ये ऊपर होगा, अभी ये नीचे हो जाएगा, ये पानी जो है नीचे हो जाएगा। यानी यहाँ के जो कण हैं, ये जो पानी के कण हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, है ना। अब कभी इस तरीके से लहर उत्पन्न हो, मतलब इस तरीके से आप आगे ऐसे उंगली उंगली से या बॉल बॉल डालकर इस तरीके से लहर उत्पन्न करो, है ना, वेव उत्पन्न करो, तरंग उत्पन्न करो, तो आप क्या करना, वहाँ पर कोई कागज़ की नाव बना लेना, है ना, या फिर कोई चीज़ डाल देना वहाँ पर। देखना वो गति नहीं करेगी, वो वहीं पर ऊपर होगी नीचे होगी, वहीं पर ऊपर होगी नीचे होगी, तो वो गति नहीं करती। तो पर गति क्या करता है, गति यहाँ से एनर्जी करती है। यानी यहाँ पर ये जो कण कंपन हो रहे हैं, ये अपने सामने वाले कणों को कंपन कराएंगे, ये अपने सामने वाले कणों को कंपन कराएंगे, ये अपने वाले सामने, ये ऐसे 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 अपने सामने वाले कणों को ये कंपन कराते हैं, है ना। लेकिन जो है ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो प्रकाश है ये भी इसी तरीके से गति करता है। ये जो कण है ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, और ऐसे ही सामने वाले को कणों को करते हैं। तो ये मत सोचना कि कण है वो आगे गति कर रहा है, नहीं, वो खुद वाइब्रेट हो रहा है और आगे वाले कणों को क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसको कहते हैं तरंगी गति। क्या कहते हैं, तरंगी, तरंग। इस तरीके से क्या है, वो उत्पन्न होती है। जैसे एक स्रोत है, यहाँ से ये उत्पन्न होगी, उसके बाद ये उत्पन्न होगी, उसके बाद ये उत्पन्न होगी, इस तरीके से उत्पन्न होने लगती है। जैसे ये स्रोत है ना, यहाँ से ये उत्पन्न होगी, ऐसे 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 ऐसे, इसी को कहते हैं क्या, तरंग। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में थोड़ा बहुत आपके भेजे में घुस रहा होगा। अब मान लीजिए मेरे पास दो प्रकाश स्रोत है, एक ये है, यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और एक ये है, यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। चूंकि आपने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है ना, और उसके चारों तरफ ऐसे, है ना, ऐसे, है ना। इसको 2D में देखें तो ऐसे ऐसे होगा, है कि नहीं। तो सेम चीज़ इससे हो रही होगी। इसका हम इस कलर से बनाते हैं, है ना, लाइट ब्लू से ऐसे। अच्छा, ये तो आपस में मिल गए ना यहाँ पर, ये देखो ये मिल गए, ये यहाँ पर मिल गए, ये यहाँ पर मिल गए। तो यहाँ पर देखने पर अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर एक विशेष पैटर्न अपने को देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। तो जब इसी तरीके से दो प्रकाश की किरण है ना आपस में मिल जाती है, तो उसको कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं, व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना के बारे में बताया था ना मैंने आपको, प्रकाश का व्यतिकरण, इसी को कहते हैं व्यतिकरण। ये दो तरीके का होता है, संपोषी और विनाशी। संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव, और विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो देखो इसको 2D में देखें तो प्रकाश की तरंग कुछ इस तरीके से है ना, एक लाइन बना दो यहाँ पर, और एक और तरंग है जो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से है। तो ये दोनों प्रकाश की किरण है। अब ये दोनों प्रकाश की किरण आपस में जाकर मिल गई, तो कैसे, ये ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, है ना। और दूसरे प्रकाश की किरण कैसे है, पहले नीचे है फिर ऊपर है, तो नीचे है फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। यानी अगर इनका अपन जो फाइनल रिजल्ट है वो निकालें तो ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों मिलके आपस में क्या है, एक दूसरे को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले इतनी ऊपर उठ रही थी, अब ये थोड़ी सी ऊपर उठेगी, है ना। ये जो है अब पहले बहुत नीचे जा रही थी, अब थोड़ी सी नीचे, ऐसे 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 ऐसे। पहले प्रकाश की किरण कैसी थी, ऐसे 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 थी, थोड़ा ऊंचा। अब कैसी होगी, थोड़ी छोटी होगी। कैसे छोटी हुई अभी समझ में नहीं आएगा, देखो तभी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से तरंग उत्पन्न हो रही है। अब देखो थोड़ा समय लगेगा समझने में, बट कोशिश करेंगे पूरी। ये प्रकाश की कड़ा ये इस तरीके से है, ये।
अब देखो इससे एक और प्रकाश की किरण आकर मिल गई, है ना, ये दूसरी तरंग इससे आकर मिल गई जो कुछ इस तरीके से थी, है ना। अब ये क्या है, ऊपर की ओर है और ये क्या है, नीचे की ओर है। अब ये जो उठा हुआ भाग होता है ना, मैंने क्या बताया, इस तरीके से ये उठा हुआ भाग है। इस उठे हुए भाग को अपन सुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरंग। फिर उसके बाद ये धसा हुआ भाग है ये, है ना, इसे कहते हैं गर्त। तो ये जो उठा हुआ भाग होता है ना, इसे कहते हैं सुरंग, सुरंग, है ना। और ये नीचे वाला भाग होता है ना, नीचे वाला, इसे कहते हैं गर्त। तो जब दो प्रकाश की किरण आपस में मिली, प्रकाश की किरण आपस में दोनों मिली, तो ये प्रकाश की किरण है एक, ये दूसरी, मतलब ये पहली प्रकाश की किरण हो गई और ये दूसरी प्रकाश की किरण हो गई जो अलग कलर से बनी है। देखो जो पहले प्रकाश की किरण है उसका सरंग ये है और दूसरे प्रकाश की किरण है उसका गर्त ये है। तो जो पहले प्रकाश की किरण है, किरण 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, और ये जो किरण 2 है, इसका जो सरंग है उससे इसका गर्त मिल रहा है ना, नीचे वाला गर्त होता है। तो किरण 2 का गर्त मिल रहा है किससे, किरण 1 के सरंग से। तो जब सरंग और गर्त आपस में मिलते हैं, है ना, तो जो ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर सरंग जो है ज़्यादा है ना, ये ऊपर ज़्यादा उठ रहा है और ये जो गर्त जो है दूसरे प्रकाश के कण का वो कम है। तो ये जो सरंग है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ज़्यादा ऊंचा उठ रहा है, अब ये थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, बस इतना ये हो जाता है ना। फाइनल रिजल्ट में जब इस तरीके से मिलते हैं तो ये इतना ऊंचा उठ रहा था, अब ये इतना ऊंचा उठेगा, है ना। अब देखो ये बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन इससे क्या मिल गया, ये जो गर्त है ये बहुत बड़ा था, गर्त कैसा था, ज़्यादा था। और ये जो क्या है, दूसरी प्रकाश का क्या है, सरंग है। अब ये सरंग उससे मिल गया, क्या मिल गया, सरंग मिल गया। तो गर्त अब बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा ऐसे ही। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण नहीं कहूँगा मैं, कोई भी तरंग कहूँगा, जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं और एक प्रकाश की किरण के सरंग से दूसरी प्रकाश की किरण का गर्त मिल जाता है, तो वो जो प्रकाश की जो किरण है या फिर जो भी तरंग है, वो तरंग क्या है, छोटी हो जाती है ज़्यादा। पहले ऐसी ऐसी थी, अब ऐसी ऐसी हो गई, यानी छोटी रह गई, ऐसी ऐसी रह गई, आयाम कम हो गया उसका। जबकि इसके अलावा विपरीत चीज़ें होती है, जैसे दो प्रकाश की किरण फिर से मिली, है ना, पहली का गर्त दूसरी के गर्त से मिला और सरंग सरंग से मिला। जैसे ये दूसरी प्रकाश की किरण है अपनी, तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, अरे नॉर्मल देख लो पता चल जाएगा ऐसे ही। ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, ये इस प्रकाश की किरण 1 का क्या है, सरंग है, और ये प्रकाश इसका गर्त सरंग है। तो दोनों का क्या है, सरंग आपस में मिल गया, यहाँ पर दोनों का गर्त आपस में मिल गया। तो ये प्रकाश की किरण पहले ऐसी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, अब ये हो जाएगी ऐसे, यानी और भी बड़ी हो जाएगी। जब सरंग सरंग से मिलता है तो बड़ी हो जाती है, गर्त सरंग से मिलता है तो छोटी हो जाती है। देखो जरा, है ना। यहाँ पर इसने दो बॉलों को डाला है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अच्छा, इस वीडियो की लिंक, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख लेना, फुल वीडियो है, जहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से जो है यंग स्प्लिट एक्सपेरिमेंट इसको एक्सप्लेन किया है, उसको छोड़ना। बस ये जो पानी में कर रहे हैं वो करतूतों को देख लेना आप, या फिर खुद करके देख लेना। एक बॉल यहाँ पर डाल देना, एक यहाँ पर डाल देना, देखना दोनों वेव उत्पन्न होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, फिर कोलैप होने लगेंगी इस तरीके से। तो एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा जो अभी आपको दिख रहा होगा इमेज में, है ना, दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो देखो जो प्रकाश की किरणें इनके सरंग मिल गए इस तरीके से, ये, और इनके बीच में गर्त मिल गए। तो ये जो प्रकाश की किरण है ना, पहले से थोड़ी सी ऊंची और थोड़ी सी नीचे हो गई। जो सुरंग से सरंग मिलता है तो बढ़ जाती है, सुरंग से गर्त मिलता है तो कम हो जाती है। इस तरीके का होता है, इसको अभी आगे चल के और डिटेल में पढ़ना है, चिंता ना करो। अब आता है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, जो कि 1864 के अंदर दिया गया था। इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल ने जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है हालांकि तरंग के रूप में गति करती है, लेकिन वो तरंग त्रिविमीय होती है, अर्थात
वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं जिनमें एक तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है और एक तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी दिशा होती है, इस तरीके से गति करती है। आपने कई डायग्राम भी देखे होंगे इस तरीके से, हमें नहीं पढ़ना, बस उसने क्या बोला था ये पढ़ना है, और किस तरीके से गति करती है, क्या करती है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है जो अभी आपको मैं बता दूंगा, है ना, यहाँ पर बताने वाली बात नहीं है। तो इन्होंने जो नियम दिया था इसके अंदर इन्होंने बताया था कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूरज है, सूरज से धरती तक आने में बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो ये निर्वात में भी गति कर सकती है। तो प्रकाश जो है वो धरती या सूरज से बाहर भी रह सकता है, जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर भी रह सकता है। और मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि प्रकाश जो है अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है, ना कि ध्वनि की तरह मैकेनिकल वेव। ओके, तो ये हमें किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था सन 1864 में। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जब यही तरंगें अपने पास आती हैं और अपनी आंखों पर जो प्रभाव पड़ता है वो इनके विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, क्वेश्चन बनेगा नहीं इससे, थोड़ा बहुत जितना पूछ लेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आता है प्लांक, इन्होंने दिया था सन 1900 में, यानी सन 2000 से 100 साल पहले। और इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने क्या बताया था, जो प्रकाश है ये प्रकाश तरंग न रहकर छोटे छोटे बंडल के रूप में रहता है, ऊर्जा रहती है उनमें, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में रहता है, जिन्हें उन्होंने फोटोन कहा। क्या कहा, फोटोन। तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कण फोटोन के रूप में रहता है, जैसे क्वांट भी कहते हैं। क्या, क्वांट, क्वांट के रूप में रहता है। और इनके अंदर क्या होती है, एनर्जी रहती है। और इन्होंने इन्हीं के माध्यम से, प्लैंक भाई साहब ने, जो और घटना थी जिन्हें कहते हैं कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, है ना, और स्टार्क प्रभाव। तो धीरे धीरे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, ये सारी और भी चीज़ें, घटनाएं देखने को मिली ऑब्जर्व करने पर, है ना। अब इनको तरंग की तरह समझाया नहीं जा सकता था, तरंग के द्वारा इनको समझाया नहीं जा सकता था। यानी जो इनका रूल था ना, ये अपने हैगन भैया थे, हैगन भैया थे, इनका जो रूल था ना, उससे हम इन सारी घटनाओं को नहीं समझ पा रहे थे, वो नहीं समझा पा रहे थे, लेकिन प्लांक ने समझा दिया। जबकि प्लांक की कड़ी प्रकृति थी, यानी मतलब एक तरीके से वो जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में है, फोटोन, और क्वांट एक तरीके से वो कड़ी है ना। इन्होंने बताया था इनके अंदर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो समानुपाती होती है किसके, वी के। वी क्या है, आवृत्ति, इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आता है, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं या प्लांक नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 6.62 बड़े 10⁻⁻34। ये इसकी जो होती है वैल्यू होती है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है निष्कर्ष की। तो आपको क्या पता लगा कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी है, वो कणीय है या तरंग है। बोलोगे हाँ ये तो 6 फुट ऊपर से गया है ना, तो हमें समझ में आ रहा कणीय है ना तरंग है। काय की परावर्तन अपवर्तन ये सारी घटनाएं उन्होंने बता दी तरंग के माध्यम से, तो लग रहा था कि तरंग है। लेकिन जैसे ही हमने प्लांक के बारे में पढ़ा, वो बोल रहे थे कॉप्टन प्रभाव, जीवन प्रभाव, ये इनको तो समझा ही नहीं सकती तरंग। तो इससे तो पता चल रहा है कि प्रकाश की प्रकृति कड़ी है। अब प्रकाश की प्रकृति कड़ी है या तरंग है, तो वास्तविकता है कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है, यानी उसकी कड़ीय भी प्रकृति है, तरंगी भी प्रकृति है। और जो कड़ी प्रकृति का अध्ययन होता है वो होता है किरण प्रकाशिकी के अंदर, और जो तरंगी प्रकृति का अध्ययन होता है वो होता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, यानी तरंगी प्रकाशिकी के अंदर। और ये जो चैप्टर है ये तरंगी प्रकाशिकी है, ये अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, कोई भी हाई लेवल का नहीं पढ़ाया था। अभी धीरे धीरे हम और भी घटनाओं को पढ़ेंगे, क्या होता है चीज़ें, कैसे होती हैं चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।